हेलो, नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप सब? एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है कि हाउ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आर फूलिंग द यूथ। कैसे ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो यूथ है उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक फाइनेंशियल नरेटिव मैं आपको बताऊंगा जो इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत ही अच्छी तरह एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है और करा भी है। साथ ही साथ जो हमारी गवर्नमेंट है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उनका भी कैंपेन है एक, जो इस नरेटिव को और अच्छी तरह एस्टैब्लिश करने में बहुत मदद करता है। तो वो नरेटिव मैं अब आपको बताता हूँ। वो नरेटिव है, म्यूचुअल फंड सही है, सिप करो खुश रहो, एंड स्टार्ट सिप इन म्यूचुअल फंड। तो ये आप में से कितने लोगों ने ये नरेटिव अच्छी तरह से सुना है? और पिछले कुछ टाइम से ये हर जगह, हर मीडियम पे इस नरेटिव को अच्छी तरीके से बोला जा रहा है, समझाया जा रहा है। और ये जो हमारा यूथ है, इसके चारों तरफ से उसको यही मैसेज आ रहा है कि सिप करो, म्यूचुअल फंड सही है, सिप करो। तो फ्रेंड्स, अब इस नरेटिव को समझने की कोशिश करते हैं और हम ये समझने की कोशिश करते हैं जो यूथ इस नरेटिव को फॉलो करते हुए सिप करेगा वो एक्चुअली में किसके लिए बेनिफिशियल होगा, इसको पूरा समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम ये समझते हैं जो इस टाइप की टैगलाइंस हमारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हमें देते हैं अपने वीडियोस में कि स्टार्ट अ सेव ऑफ 5,000 रुपीज़ एंड यू विल बी अ करोड़पति इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स, स्टार्ट विद एज लो एज 500 रुपीज़ पर मंथ एंड आफ्टर 40 ईयर्स यू विल बी अ करोड़पति। स्टारबक्स में कॉफ़ी मत पियो, वो महंगी कॉफ़ी के पैसे को सेव करो और उसकी सिप कर दो, या फिर मूवी मत देखो, उसकी सिप कर दो। तो ये जो नरेटिव ये सब एग्जाम्पल्स के थ्रू बोल बोल के सेट करा हुआ है, इस नरेटिव से एक यूथ जो जॉब मार्केट में नया है, जिसने नई नई सैलरी कमाना स्टार्ट किया है, वो कुछ और नहीं सोच पाता। क्यों? क्योंकि उसको खुद के माइंड में तो फाइनेंशियल क्लैरिटी है नहीं। क्योंकि कभी भी उसको स्कूल में, उसके स्कूल के बाद की पढ़ाई में या उसके फैमिली में कभी भी उसको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिली। पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स के वेरियस ऑप्शंस क्या होते हैं, उसको इवेलुएट कैसे करना चाहिए, उसको ये नहीं आता। तो वो एक तरीके से इसकी नॉलेज नहीं रखता और जहाँ जो भी उसको सुनाई पड़ रहा है, जहाँ से भी उसको सुनाई पड़ रहा है, वो उसको ब्लाइंडली करने लग जाता है। तो इस नैरेटिव के थ्रू अच्छी तरीके से यूथ को ये रास्ता अडॉप्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि सिप करो। अब आप ये समझिए ये सिप एक्चुअली में है क्या। सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक वो छोटा अमाउंट है या एक अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट है जो पर मंथ हम एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं एंड आफ्टर एक्स नंबर ऑफ ईयर्स हमारे को वो फंड ग्रो होके जो भी वैल्यू होती है वो हमें मिलती है। अब इन्फ्लुएंसर्स के हिसाब से एक गोल बना लो, उस गोल के लिए सिप करो, ठीक है। एंड अब वो सिप 10 साल चले या 15 साल चले, डिपेंडिंग अपॉन की गोल क्या है। और फिर जब वो गोल आए उस सिप को खर्च करो एंड गोल पूरा कर लो, ठीक है। अब वो गोल चाहे आपको गाड़ी नहीं खरीदनी हो या आपको फॉरेन वेकेशंस पे जाना हो या आपको घर की डाउन पेमेंट करनी हो, वो कुछ भी गोल हो सकता है। तो ऐसा यूथ जो सिप करना स्टार्ट कर देगा और उसको नॉलेज नहीं होगी कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, तो वो ईजियर ऑप्शन चूज कर लेगा जो उसको सुनाई दे रहा है सब जगह से, सिप। अब उसने सिप करना स्टार्ट करा, उसने जॉब यहाँ से स्टार्ट करी और उसने सिप करना स्टार्ट करा। अब उसकी ये वर्किंग लाइफ है, सपोज करिए फ्रॉम 25 ईयर्स से टू से 55 ईयर्स उसकी वर्किंग लाइफ है, 30 सालों की। अब इसके स्टार्टिंग के 10 साल, 25 से 35 साल की एज ग्रुप में, एज में जब वो है, उसने सिप करनी स्टार्ट कर दी, उसको सिप के रास्ते पे डाल दिया। अब उसने ये रास्ता फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब उसको बोला गया कि ये गोल अचीव करो और ये सिप करो। तो जब वो टाइम आया वो गोल पूरा करा और उसका वापस से जो भी जुड़ाया पैसा था वो खत्म हो गया। तो ये जो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग वो कर रहा है, इससे वो जो एक गोल पूरा होने पे
अगले गोल के लिए लग जाता है, अगला गोल पूरा होने के लिए फिर उसके अगले के लिए लग जाता है। तो फ्रॉम वन गोल टू अनदर गोल वो सिप करे जा रहा है, और ये सिप को वो फंड कर रहा है अपनी सैलरी इनकम से। अब सैलरी इनकम आती है जॉब से, तो वो लाइफ में कभी भी जॉब पे उसकी डिपेंडेंसी वो कम नहीं होने वाली, वो पूरी तरह बनी रहेगी, तो वो जॉब नहीं छोड़ सकता। फिर ये जो सिप होती है कभी भी विड्रॉ की कर सकते हैं इसको, कभी भी स्टॉप करा के इसे लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इसमें कमिटमेंट लेवल जो है वो बहुत ही लो होता है इन्वेस्टर का। तो जो वो यूथ है जिसने ये सिप करी है, वो कभी भी इम्पल्सिवली कोई चीज़ खरीदने की उसको इच्छा जाग जाए या उसके मन में ख्याल आ जाए, तो वो सबसे पहले इस सिप को ही लिक्विडेट करके वो चीज़ खरीद लेता है। जिस वजह से वो बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स, इंडियन ब्रांड्स जो ई कॉमर्स के, फैशन के हों या कंज्यूमर आइटम्स के हों, इन सब ब्रांड्स के लिए इस टाइप का यूथ बहुत बढ़िया टारगेट ऑडियंस है। क्योंकि इस यूथ को अच्छी ईजीली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, क्योंकि इसके पास चीज़ खरीदने के लिए फंड्स अवेलेबल हैं, चाहे वो उसकी सैलरी का रिमेनिंग पार्ट हो या वो सिप का भी जो पोर्शन है वो उसको भी यूटिलाइज करके वो प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो ये सारे ब्रांड्स इन्फ्लुएंस करते हैं इस टाइप के यूथ को, क्योंकि ये इजी टू इन्फ्लुएंस है और उनका बहुत बढ़िया टारगेट ऑडियंस होता है। अब इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए वो बढ़िया बढ़िया टैगलाइंस बनाते हैं कि जैसे जी लो अपनी ज़िंदगी, कल का क्या पता, लिव लाइफ किंग साइज। तो उसको अच्छी तरीके से चारों तरफ से चकाचौंध कर देते हैं इन्फ्लुएंस कर करके। नई गाड़ी ले लो, लेटेस्ट फ़ोन ले लो, नई बाइक ले लो, एक्सपेक्टेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर जो इस टाइप का यूथ होता है वो बहुत हाई चांसेस होते हैं उसके किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड में फंसने के, ऑनलाइन स्कैम में फंसने के। क्यों? क्योंकि उसने जो भी जोड़ा होता है वो सब वो एक टाइम पे कंज्यूम कर लेता है। फिर उसको हमेशा एक शॉर्टफॉल महसूस होती है, उसके पास फंड्स की उसको कमी महसूस होती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए वो जल्दी मनी ग्रो कैसे हो या हाउ टू मेक मनी क्विकली, ऐसी स्कीम्स में, भले ही वो फ्रॉड वाली स्कीम हो, पॉन्जी स्कीम हो, इन सब में वो अपना पैसा लगा देता है इस उम्मीद से कि उसको जल्दी पैसा मिल जाएगा। इसकी वजह से चाहे वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दे, शेयर मार्केट को सट्टा बाजार की तरह ट्रेडिंग करना उसमें स्टार्ट कर दे, तो इस टाइप की चीज़ें वो करने लगता है। फिर इस टाइप का यूथ जो फंड्स की हमेशा शॉर्टफॉल में रहता है, बहुत ही आसान है इस टाइप के इंसान को कोई नया क्रेडिट कार्ड बेचना। कोई उसमें एक अच्छा सा ऑफर उसको बता दो और नया क्रेडिट कार्ड उसको बेच दो, फिर या नया लोन उसको दे दो। अब वो लोन में उसको ये ना बताओ कि भाई पेमेंट नहीं करोगे तो अनपेड अमाउंट पे कितनी हायर पेनल्टी इंटरेस्ट लगेगा, वो ना बताओ, वो छुपा लो। बस लोन का कोई फैंसी सा नाम रख दो एंड गेट लोन इन 2 मिनट्स या विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे करके उसको कोई ऑफर लगा दो और लोन चिपका दो। फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस जैसे मैंने आपको बता ही दिया। फिर ये जो यूथ होता है उसने अगर एक लोन पे नहीं करा तो उस लोन को उसको पे करने के लिए एक और लोन ले लो। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स इस टाइप के इंसान को आसानी से बेचे जा सकते हैं। तो ये जो यूथ है जो इस ट्रैक पे है वो बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही बेनिफिशियल है इस वर्ल्ड की फंक्शनिंग को गवर्न करने वाली फोर्स के लिए। ये पूरे वर्ल्ड की फंक्शनिंग जैसे गवर्न करने वाली आप फोर्स का इसके एक नाम ले लो, तंत्र के लिए। इसमें अपनी गवर्नमेंट भी आ गई, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी आ गई, कोई बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी आ गए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ गए, सब आ गए। तो इस टाइप का यूथ इन सब के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये यूथ कभी जॉब नहीं छोड़ सकता। कंपनी छोड़ के कभी जाएगा नहीं, एक कंपनी छोड़ देगा तो दूसरी कंपनी में जॉब करेगा, तो रहेगा वो जॉब में ही। तो कंपनी के लिए ये फोर्स्ड लेबर की तरह रहेगा। बड़ी बड़ी जो इन्फ्लुएंशियल कंपनीज हैं, ग्लोबल ब्रांड्स हैं, इनके लिए टारगेट ऑडियंस रहेगा। और क्योंकि इसका कमिटमेंट लेवल लो रहेगा तो ये हमेशा किसी भी ऐसे ऑप्शन की तरफ भटकेगा नहीं जो हाई कमिटमेंट डिमांड करे या जो थोड़ा सा डिसिप्लिन डिमांड करे, और उसको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए उसको उसकी सैलरी का एलोकेशन एकदम स्ट्रिक्टली एक पैटर्न में फॉलो करना पड़ेगा। वो कभी भी सिप से भटकेगा नहीं, वो एक सिप तोड़ के खर्चा कर देगा, फिर वो दोबारा सिप पे लग जाएगा। अब ये बात तो पूरी तरह आप लोग एग्री करते हो कि
ऐसा इंसान बहुत बेनिफिशियल है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको ये रास्ता दिखाया जा रहा है और उसकी आंखों की तरफ, आंखों की दोनों तरफ घोड़े की जैसे ऐसे ब्लाइंडर्स लगा दे रहे हैं, जिसको उसको एक ही रास्ता देखे, ना वो इधर का कुछ देख पाए ना वो इधर का कुछ देख पाए। पर मेरे वीडियो के थ्रू अब मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव रास्ता बताता हूँ। अब अगर जो इंसान सिप नहीं कर सकता तो वो और कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है? वो गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, पर गोल्ड एंड सिल्वर में इक्विटी मार्केट जैसा रिटर्न तो आता नहीं है। सेकेंडली ये भी इजी टू लिक्विडेट होते हैं, इनका जब इच्छा जागी कुछ खरीदने की तुरंत इसको लिक्विडेट करा और उस पैसे से चीज़ खरीद ली। फिर फिजिकली अगर आप लोगे तो उसकी स्टोरेज की प्रॉब्लम है, सेफ्टी की प्रॉब्लम है। फिर बैंक में एफडी कराओगे या पोस्ट ऑफिस में कराओगे तो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, हायर टैक्स लगेगा है। और अगर आपने इंटरेस्ट कंज्यूम कर लिया साल का जो भी आपको मिला तो आपकी प्रिंसिपल ग्रोथ होगी नहीं। क्रिप्टो करेंसी बहुत रिस्की होती है, वॉलेटाइल होती है, रेगुलेटेड नहीं है इंडिया में, तो भाई इससे तो न्यू इन्वेस्टर को बच के रहना चाहिए। और एक कोई ऑप्शन जैसे पीपीएफ है तो उसमें मैक्सिमम एक इन्वेस्टमेंट की लिमिट है कि सालाना आप इतने अमाउंट से ऊपर नहीं कर सकते, और रेट ऑफ इसके रिटर्न इक्विटी मार्केट से कम होते हैं। तो इन सब को हाईलाइट नहीं करा जाता, सिप को हाईलाइट करा जाता है। और सिप को भी हाईलाइट करने के लिए एक ऑप्शन और होता है जिसको ये और इग्नोर करके चलते हैं या डिस्करेज कर देते हैं, वो ऑप्शन होता है रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट ऐसा ऑप्शन है जो सिप के बराबर का ऑप्शन है, या मे बी बराबर फाइनेंशियली अगर आप देखो रिटर्न वाइज तो बराबर है, पर ये जो नॉन फाइनेंशियल आपको सिक्योरिटी और मेंटल पीस इन द लेटर स्टेजेस ऑफ योर लाइफ, ये जो रियल एस्टेट से आपको मिलती है ना, ये आपको इस स्टार्टिंग में इसमें से नहीं मिल सकती, सिप में से। अब इमेजिन करके देखो कि वही यूथ है 25 साल का और ये उसकी वर्किंग लाइफ है, और उसने स्टार्टिंग की वर्किंग लाइफ में जो 25 से 35 साल में है उसमें उसने सिप का रास्ता ना अडॉप्ट करके उसने रास्ता अडॉप्ट करा रियल एस्टेट का। उसने अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा लोन लिया, थोड़ा सा लोन अगर उसकी शादी हो गई है तो उसने अपने इन लॉज से लिया, थोड़ा सा अपने के रिश्तेदारों से लिया, थोड़े अपनी पास सेविंग्स जोड़ी, अपने स्पाउस की पास सेविंग जोड़ी, और अगर जो भी वो रिमेनिंग पार्ट और रह गया, या अगर वो अनमैरिड है तो जो भी रिमेनिंग पार्ट रह गया उसका उसने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। और उसने एक रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट बुक करा दी जो उसको 4 साल बाद 5 साल बाद मिलेगी। अब ये जो टाइम है 4 से 5 साल का, इस दौरान क्या होगा, ये जो इंसान है ये टोटली कमिटेड रहेगा, क्योंकि अब उसको रियल एस्टेट की ईएमआई देनी है बैंक को, जिसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती, कोई भी डिफॉल्ट नहीं हो सकता, कोई डिले नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो हाईली कमिटेड रहेगा। उसकी सैलरी का मेजर चंक उस ईएमआई में चला जाएगा, तो उसके पास फ्री फंड्स जो अवेलेबल होंगे वो बहुत कम होंगे। अब क्योंकि वो फंड्स बहुत कम होंगे, कोई बड़े ब्रांड से वो इन्फ्लुएंस ईजीली नहीं हो पाएगा, उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इम्पल्सिवली वो कोई चीज़ बाई नहीं करेगा, कोई भी चीज़ मन चाहा चुल जागी तो वो कर दिया उसने, ऐसा कुछ होएगा नहीं। चांसेस कम हो जाएंगे, होने को तो कुछ भी हो सकता है, चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। फिर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, उसकी जॉब बेटर होगी, वो स्विच करेगा, सैलरी हाइक पाएगा, बढ़िया जॉब मिलेगी, बढ़िया सैलरी मिलेगी, तो क्या होगा, जितना भी उसका लोन है वो उसको प्रीपे कर सकेगा। बहुत हाई चांसेस होते हैं कि लोन प्रीपे हो जाते हैं। जितनी भी ये लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनीज होती हैं, एनबीएफसीज होती हैं, इनकी एनुअल रिपोर्ट्स को अगर स्टडी करें तो एक कॉमन पैटर्न निकल के आता है, जिसमें कि ये पता चलता है कि लोन भले ही इनिशियली 25 साल 30 साल या 20 साल के लिए लिया गया हो, पर बहुत हाई नंबर ऑफ केसेस में उसका प्रीपेमेंट 12 से 13 साल में प्रीपेमेंट हो जाता है। तो जब वो प्रीपेमेंट हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी। अब आप उसकी सिचुएशन इमेजिन करके देखो, एक प्रॉपर्टी उसको मिल गई जिसमें वो रह सकता है या वो रेंट पे दे सकता है। अगर उसने उसको रेंट पे दिया तो उससे वो कुछ कैश फ्लो कमा सकता है, जबकि सिप के केस में वो जोड़ के जब भी उसको कॉर्पस उसका मिलता वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाता था, तो उसको वो अगले चीज़ के लिए दोबारा सिप में लग जाता था। यहाँ उसको कैश फ्लो आएगा, अब इस कैश फ्लो की वो आगे सिप कर सकता है, आराम से करे, और उस सिप से उसका कॉर्पस धीरे धीरे बनना स्टार्ट होता है। इस प्रॉपर्टी से उसको मेंटल पीस, मेंटल सिक्योरिटी आ जाएगी कि घर के ऊपर छत है, ठीक है। और होम लोन लेने का काम अगर वो
अपनी वर्किंग लाइफ के लास्ट फेज में करता है, 45 से 55 ईयर्स में अगर वो करता है बाई चांस, तो इतनी सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके सर पे होती हैं, और इसके एडिशन में एक इतनी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी और आ जाती है, तो वो कभी भी फिर जॉब छोड़ने का तो सोच ही नहीं सकता। उसे चाहे या अनचाहे वो जॉब करनी ही पड़ेगी। तो रियल एस्टेट में अगर आप इनिशियल फेज में इन्वेस्ट करके और कंप्लीट कर लेते हो अपनी वो इन्वेस्टमेंट, तो लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ में यू आर नॉट अंडर एनी प्रेशर टू डू योर जॉब। आप विलिंगली अगर चाहो तो जॉब कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन डू समथिंग एल्स। अगर आपके पास कोई और अर्निंग अपॉर्चुनिटी है तो आप उसको ग्रैब कर सकते हो और अपने उस चीज़ को परस्यू कर सकते हो। और जब एक ही एक्विजिशन साइकिल सपोज कंप्लीट हो गई तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा उसकी लोन टेकिंग कैपेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि उसने एक एसेट अपना बना लिया होगा, उसकी सैलरी बढ़ गई होगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशन धीरे धीरे अपनी लाइफ टाइम में कर सकता है, और हर उस एक्विजिशन से जो अमाउंट आ रहा है, कैश फ्लो आ रहा है, उसकी वो सिप कर सकता है। तो मैं आपसे इस वीडियो के थ्रू आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये अगर टोटल वर्किंग लाइफ है और ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जो काम हमें इनिशियली करने को कह रहे हैं, जो है सिप का, उस काम को मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि वो यहाँ ना करके आप लेटर पार्ट में करो। और ये जो सिप का अमाउंट आप ला रहे हो ना, ये सैलरी से ना लाओ, ये आप लाओ अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के रेंटल इनकम से। इस रेंटल इनकम से सिप करो और इससे अपना कॉर्पस क्रिएट होने दो। अब धीरे धीरे अब आप रेंट आपको देने वाली प्रॉपर्टीज आप एक लो या मल्टीपल लो, या धीरे धीरे और एक्वायर करो, और उन सबसे मल्टीपल सिप आप करो। इसमें मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये सिप की आदत अगर आपको यहाँ लग गई ना, तो ये रियल एस्टेट लेने वाला काम आपका, अगर आपने लास्ट स्टेज में करा, मतलब लेटेस्ट स्टेज पे करा अपनी वर्किंग लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, हाई प्रेशर हो जाएगा, और जॉब करने के लिए आप बाउंड हो जाओगे, आप फोर्स लेबर बन जाओगे। सेकेंडली, ये जो आपको रेंट आता है ना, ये इन्फ्लेशन से एडजस्टेड आता है, मतलब रेंट इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज रेंट 100 रुपये है और इन्फ्लेशन 5% है, तो आप रेंट नेक्स्ट ईयर 105 चार्ज करते हैं। तो ये इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता है, और जब रेंट बढ़ता है तो कैपिटल वैल्यू भी इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ती है। पर जो ये सिप के केस में जो कैलकुलेशंस हमें फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं कि एक्सेल शीट में आप 25 साल बाद करोड़पति बन गए और यहाँ 30 साल बाद आप करोड़पति बन गए, ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होती है, जिसकी वजह से जो 25 साल बाद आपको 1 करोड़ मिलता है, वो 1 करोड़ आपको वो परचेजिंग पावर नहीं दे पाएगा जो आज 1 करोड़ आपको दे देगा। इन्फ्लेशन उसकी परचेजिंग पावर को खा जाएगी, तो आपको वो नहीं मिलने वाली उतनी परचेजिंग पावर। वो 1 करोड़ 25 साल बाद जो मिलेगा वो आपके बहुत उतने काम का नहीं होगा जितना आज का 1 करोड़ होगा। तो ये चीज़ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हाइड कर देते हैं, बहुत ही कन्वीनियंटली हाइड कर देते हैं, और रियल एस्टेट को ये बोल के डिस्करेज कर देते हैं भाई कि इसकी रेंटल यील्ड बहुत खराब है, रेंटल यील्ड बहुत खराब है, 2.5% 3% होती है। अरे 2.5% 3% होती है, इनिशियली होती है, पर आपको वो नॉन फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड जो देती है जब आप 45-50 साल के हो जाते हो, वो कोई चीज़ मैच कर देगी क्या? और ये जो रेंटल यील्ड भी होती है, ये इनिशियली 2.5-3% से स्टार्ट होती है, पर जैसे जैसे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती रहेगी, तो उसका रेंट भी बढ़ता रहेगा। पर हमारे लिए तो कॉस्ट वही रहेगी ना जो हमने जब खरीदी तब हमने पे करी। अब ये जो पूरी कैलकुलेशन है ना कि रेंटल यील्ड में भी ये लोग हमें कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, 2.5-3% बोल के ये एक अलग वीडियो का पूरा कंटेंट है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पर आपको मोटा मोटा ये समझ में आया, अगर रियल एस्टेट में वो यूथ चला जाता है तो वो कैसे इस तंत्र के लिए जो अलग अलग एंटिटीज़ हैं उसके लिए बेनिफिशियल तो रहा नहीं, क्योंकि वो कंपनी के लिए फोर्स लेबर अब नहीं है। किसी भी बिग ब्रांड के लिए वो एक टारगेट ऑडियंस नहीं है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, और उसकी लाइफ अब कम स्ट्रेस में कटेगी, कम प्रेशर में कटेगी। उसकी और उसके घर वालों को मेंटल सिक्योरिटी पूरी होगी भाई, क्योंकि रियल एस्टेट है, रियल एसेट है, आसानी से दिखता है, फिजिकली एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिफाई कर सकते हो आसानी से। कोई पेपर एसेट तो है नहीं कि भाई फोलियो नंबर क्या है, किस एएमसी में कितना पैसा लगा है, या किस डीमैट अकाउंट में कितने शेयर्स लगे हैं, जिसका आपको तो पता है, पर आपके जाने के बाद आपके फैमिली मेंबर्स इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। और आइडेंटिफिकेशन ही इतना टफ होता है
कि ये कई बार ये चीज़ लिक्विडेट ही नहीं कर पाते और वो पैसा कभी भी क्लेम नहीं हो पाता। तो मेरे इस वीडियो के थ्रू फ्रेंड्स मैंने आपको एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है, जो आप एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए ब्लाइंडली किसी भी ऑप्शन को ऑप्ट मत करिए। आप अपने माइंड को ओपन रखिए सारे ऑप्शंस के लिए। उसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए कितना वाइबल है, कौन सा ऑप्शन आपको आज तो फाइनेंशियली ज़्यादा आपको बेटर लग रहा है पर कल को आपको वो नॉन फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं देगा। तो आप फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों फैक्टर्स को कंपैरेटिवली कॉम्प्रिहेंसिवली इवैल्यूएट करके अपना डिसीजन बनाओ। इसके लिए मैंने आपको एक जो अल्टरनेटिव पाथ है जिसका फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आपको कभी नहीं बताएंगे, उसके लिए मैंने आपको अवेयर करा है मेरे वीडियो के थ्रू। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, आपको लगे ये बेनिफिशियल है ना सिर्फ आपके लिए बल्कि बहुत सारे और भी ऐसे यूथ के लिए जो अभी जॉब मार्केट में नया है और नया पैसा कमाना स्टार्ट करा है पर उसे पता नहीं कि कहाँ इन्वेस्ट करें और वो ब्लाइंडली सिप में ही स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको लगता है ये उसको बहुत बेनिफिशियल हो सकता है तो फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।